किए हैं कि वो मुल्क से बाहर बैठकर भी उन्होंने अपनी हमायत को मुलज़्ज़म किया है। इसलिए आयन मुमकिन है कि उनकी जमात जो है वो उनकी बेगम साहबा को या किसी और शख्स को यहाँ अपना उनका कायम मुकाम बना ले और परवेज मुशर्रफ साहब बाहर बैठकर हालात का इंतजार करें और वहाँ दौरे करके एक पाकिस्तान की रायनामा को मुतासर करने की कोशिश करें। तो सियासत में मुमकिनात का खेल है और बाज़ औक़ात तो ये नामुमकिनात का खेल भी बन जाता है। तो देखना होगा कि वो अपने पत्ते किस तरह आगे चलाते हैं और किस तरीके से यहाँ पाकिस्तान के अंदर अपनी जगह बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच मुजीबुर रहमान शामी साहब। जी डॉक्टर साहब, आप हम बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि जी इन्होंने काफ़ी गलतियों का इन्होंने कहा कि मैंने गलतियां की जिससे कौम को भी नुकसान पहुंचा। तो कौन सी गलतियों की बात कर रहे हैं आपकी नज़र में, कौन सी गलतियां? देखिए, बुनियादी तौर पर तो अगर जनरल मुशर्रफ साहब के दौरे इक़्तिदार का आप पूरी तरह मुताला करें तो आपको महसूस होगा कि खुर्दबीन लगाकर भी ऐसी चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसको कहा जा सके कि उन्होंने बड़ा अच्छा और नेक काम किया। ठीक, उनकी बुराइयां इतनी हैं या उनकी नाकामियां और पाकिस्तानी कौम को जो कुछ भुगतना पड़ रहा है, यानी आप अगर कहें कि पाकिस्तान के अंदर उनका दौर बड़ा गोल्डन पीरियड था, आज जो तबाही हो रही है, आज जो बर्बादी हो रही है, उसके अंदर बहुत सारे फैसलों में जनरल मुशर्रफ का बुनियादी किरदार है। वो गलतियां जो उन्होंने उस वक्त की और पाकिस्तान को आज जिस तरीके से बहुत सारे मसाइल का सामना है, उन बहुत सारे मसाइल की पैदावार असलन जिम्मेदारी जनरल मुशर्रफ पे जाती है। ठीक। और मैं ज़रा ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान का एक अजब अलमिया है कि वो देखते हैं कि जब किसी देहात के अंदर कोई बैल गाय मरने वाला होता है तो गिद्धों की राल टपक रही होती है। हम भी इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम एक ऐसी मुर्दा कैफियत के अंदर है कि बहुत सारे गिद्धों की राल टपक रही है। और जनरल मुशर्रफ साहब के जो 8 साल के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के अवाम को क्या दिया, ये दिया है कि पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की मसाजिद, पाकिस्तान के मदारिस पर हमलावर करवाया। ये दिया है कि पाकिस्तान की बेटियों को उठाकर अमेरिका के हाथ फरोख्त किया है। ये किया जी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, और आज वो इनकारी है कि जी हमने नहीं किया। लेकिन आज जमाली साहब का बयान आया, शायद आपकी नजर से गुजरा हो, वज़ीर-ए-आज़म जमाली साहब, उन्होंने कहा कि जी मैंने खुद ब्रीफ किया था। जी मैंने पढ़ा है और ये किया है कि खुद पाकिस्तान के लोगों को उठा कर, जिसके अंदर मुअज़्ज़म बेग भी शामिल है, जिसकी किताब भी सबके सामने आ गई है कि बरतानिया का वज़ीर खारजा तो जाकर बात कर सकता है अमेरिका से कि जी हमारे आदमी को क्यों पकड़ा है, लेकिन पाकिस्तान का सदर जो है वो ऐसा अमेरिका के आगे बिछा हुआ। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ एक नजरियाती उपची नहीं कि पाकिस्तान को उस नजरियाती रास्ते से उतारने की कोशिश की है कि जो गुज़िश्ता 60 साल के अंदर जिसके ऊपर पाकिस्तान चला रहा था, उसके आगे उन्होंने फिर जो बड़े बड़े इक़दामात इस मुल्क में किए हैं कि अगर जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल याह्या खान एक दफा मार्शल लॉ लगाया था तो मुशर्रफ ने 2 मरतबा मार्शल लॉ लगाया है। अगर इन्होंने 54 खरब कार्ड उठाया था किसी ने 3 नवंबर के बाद एक जुलूस में कि 1 coup पर डिक्टेटर प्लीज। जी बिल्कुल। इस वक्त भी इन्होंने साथ में ये कैफियत भी इख्तियार की कि पाकिस्तान के इदारों की जिस तरह तजलील की है, तौहीन की है, और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया है, और सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं बाकी पाकिस्तान के अंदर, यानी आज ही एक बहुत बड़े अखबार में एक कॉलम छपा है कि अगर जनरल मुशर्रफ की सारी दास्तानें सामने आए तो मोहम्मद शाह रंगीला की दास्तानें लोग भूल जाएंगे। चले और इसको थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। मैं तो में चाह रहा था, लेकिन मैं जरा से एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि न सिर्फ ये किया बल्कि इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से अपनी डिक्टेटरशिप को, इन डिक्टेटर्स इससे पहले भी आए हैं, डिक्टेटर्स ने इससे पहले भी बहुत कुछ किया है, लेकिन इस मर्तबा जो डिक्टेटरशिप आई उसने इदारों को तोड़ने के लिए जिस तरीके से अपनी कुव्वत को इस्तेमाल किया, इससे पहले कभी हमें इस तरीके का किरदार नहीं नजर आता है। अब जिस तरह डॉक्टर महराज ने कहा कि जी बहुत से मसाइल जो आज हैं हमारे यहाँ, इसकी मेन कंट्रीब्यूशन या रीजन जो है जनरल मुशर्रफ की पॉलिसीज हैं। जी जी। तो जब जनरल मुशर्रफ की पॉलिसीज की वजह से ज्यादातर मसाइल आज हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो आप और आपकी पार्टी इस हुकूमत के पीछे क्यों इतनी पड़ी? आप सब चीजों को ब्लेम इस हुकूमत के लिए करते हैं इस हद तक
कि आप उनको चाहते हैं कि वो हट जाएं इस वक्त? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हुकूमत, और ख़ासतौर पे मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनकी जो इक़्तिदार है वो इस हद तक गिर चुकी हैं कि उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ भी नहीं रही। ये जो स्विट्जरलैंड के $100 मिलियन हैं, 60 मिलियन, आपने तो 40 मिलियन और बढ़ा दिए। नहीं है, 100 मिलियन निकलेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ, इस वक्त तफसीलात में जाना नहीं चाहता। पेरिस में इनका जाना अपने हेलीकॉप्टर में, उस महल में जो आज से 20 साल पहले खरीदा गया था, अपने बेटे और बेटी को वजीर आजम और प्रेसिडेंट के पास ले जाना और उनको जानशीन अभी से वो करना, पीपल पार्टी का जो कल्चर है उससे ज्यादा करप्ट उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, और फिर इनके जो जाली डिग्रियों वाले मेंबर्स हैं, जिस तरह वो दोबारा मुंतखब हुए हैं, उससे जाहिर होता है कि इनकी जो इक़्तिदार है जिसमें अच्छे और बुरे की तमीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो बदकिस्मती से हमारे अवाम में भी आ रही हैं। वो भी उन्हीं चोरों को वोट दे रहे हैं, उन्हीं लुटेरों को वोट दे रहे हैं जो पहले हमेशा उनको लूटते आ रहे हैं। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुशर्रफ साहब के ये जो 400 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट है, तो मुशर्रफ साहब के दौर का है ना। ठीक है जी। जो हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे आपको पता है उसमें मकरूज हो चुके हैं, उसमें मुशर्रफ साहब की कारकर्दगी है। इस हुकूमत ने तो इंतहा कर दी ना, लेकिन हुकूमत के पास कोई इक़्तिसादी प्रोग्राम ही नहीं था जी। लेकिन नेम दैट ब्रिंग्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, कि आपने कहा कि इनकी इक़्तिदार नहीं है और ये तमाम चीजें, लेकिन द रियलिटी इज दैट दे आर द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान। यहां तक आप एग्री करते हैं ना? नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूं। मैं आपको, आपने कहा लुटेरों को साइलेंट 88, 90, 93, 97, 2002 और 2008 के इंतखाबात में 57%, अगर आप एवरेज देखें, 57% वोट जो है वो हारने वाले कैंडिडेट्स को मिले हैं। भुट्टो साहब को सन 70 में 35% वोट मिले जी। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये निजाम जो है ये इतना गला सड़ा निजाम, जब तक निजाम चेंज नहीं होता तो उस निजाम का अब तो वक्त आ गया, इस निजाम को उखाड़ के फेंक दिया जाए। इस निजाम में सिर्फ बुरे आदमियों के चोरों ब्रेक का वेट है तो आगे आने की अच्छे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि इस हुकूमत को हटाया जाए तो हटा के क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इनको जो रिप्लेस करेगा वो कहां से मसीहा आएंगे कि पाकिस्तान में एकदम से एक सिचुएशन बहुत ही अच्छी हो जाए। तो इस पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द वीक दैट वाज। ब्रेक से पहले नईमुल हक बात कर रहे थे और मेरा सवाल ये था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतनी खराबियां हैं जैसा कि नईमुल हक साहब फरमा रहे हैं, और जैसा कि हम सुनते और देखते चले आ रहे हैं, अखबारात, टीवी टॉक शोज भरे हुए हैं कि इस हुकूमत को अब चले जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये अगर हुकूमत चली जाती है तो इसके बदले जो दूसरी आएगी वो ऐसी क्या चीज करेगी, या उनके पास ऐसी कौन सी पावर होगी कि अवाम के मसाइल हल होने शुरू हो जाए? नईमुल हक साहब, देखिए, मैं समझता हूं कि सिर्फ हुकूमत के जाने से मसला हल नहीं होगा, यहाँ मसला है निजाम का। और मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। तो आप निजाम की तब्दीली के लिए लड़े, आप हुकूमत को हटाने के लिए क्यों लड़ रहे हैं? निजाम की तब्दीली के लिए नहीं, लेकिन साथ में आप कह रहे हैं मगर निजाम की तब्दीली होते होते ये ना हो कि पाकिस्तान ही खत्म हो जाए। तो वो खतरात जो अपना सर उठाते हैं पाकिस्तान के समझ लें यूनिटी को, हम उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, हम कभी चुप नहीं रहेंगे। मैं आपको ये कह रहा था कि 20 साल से एक सियासी जमात है जो इंतखाबात लड़ रही है, जीत रही है और हुकूमत में आ रही है, ठीक है, और अपने लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रही है। उसके लीडर जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने जब ऐसा बयान दिया इस निजाम के खिलाफ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी जमात जो इस निजाम में बड़ी कामयाब रही है, अगर बेनिफिशरी है, अगर वो शख्स ये कह रहा है तो इसका मतलब है कि जरूर मेरी बात, तो हम तो ऑपोजिशन में बैठे हुए ना, हमारी तो कौमी असेंबली में कोई नुमाइंदगी भी नहीं है, हमारी बात को छोड़ दें, मगर जो इस निजाम का